किसी ने नहीं सोचा था कि ये इंसानी इतिहास का आखिरी टर्निंग पॉइंट होगा। एक अनप्रेसिडेंटेड सनस्पॉट एक्सप्लोजन के साथ एक भयानक कोल्ड वेव आई और उसके बाद इस दुनिया ने कभी गर्मी नहीं देखी। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ग्लोबल टेम्परेचर 0 से गिरकर -50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और मैं जिस रिटर्न ट्रेन में सफर कर रहा था वो इस भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ों के बीच फंस गई। जैसे ही ट्रेन के बाहर का टेम्परेचर अचानक -100 डिग्री तक गिरा, ट्रेन का पावर सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया। ट्रेन के अंदर लोग सप्लाईज लूटने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और मेरी गर्लफ्रेंड लियू रुयान ने एक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर सूट पाने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे ट्रेन के गैप्स में फंसी बर्फ साफ करने के बहाने बाहर भेज दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया और मैं खुली आंखों के साथ जिंदा जमकर मर गया। लेकिन मैं रीबॉर्न हो चुका था। मैंने खुद को फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी नाइट में ट्रेन में चढ़ते हुए पाया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से आर्म्ड था और समय से पहले ही ट्रेन से उतर गया। बिना पीछे मुड़े मैं अपने बर्फ में छोड़े हुए मार्क्स को फॉलो करते हुए अपने गर्म बंकर बेस में वापस लौट आया। किसी को नहीं पता था कि मैं रीबॉर्न हो चुका हूं और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद काम पर लौटने वाली वो ट्रेन एक डेथ ट्रिप बन जाएगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक गर्म हवा तेजी से मेरी नाक में गई। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और मेरे प्यूपिल्स तेजी से सिकुड़ गए। मैं झटके से अपनी सीट से खड़ा हो गया। मेरे बगल में बैठी लड़की मेरे इस अचानक मूवमेंट से डरकर पीछे हट गई। मैंने नीचे अपने हाथों को देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उन पर फ्रॉस्ट बाइट और सड़ने के कोई निशान नहीं थे। मैं उस कैबिन के अंदर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। इस लाइफ में मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं करूंगा बल्कि उन सभी कमीनों को उनके किए की सजा भी दूंगा। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। ये लियू रुयान का मैसेज था। हबी, मुझे एक बैग पसंद आया है। ये सिर्फ 28,000 का है और ये एक लिमिटेड एडिशन है। इसे देखकर मुझे अपनी पिछली लाइफ याद आ गई। जब मैंने ये मैसेज देखा था तो मैंने महीनों तक इंस्टेंट नूडल्स खाकर बचाए हुए पैसे और क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस करके उसे पैसे ट्रांसफर किए थे, सिर्फ उसके मुंह से हबी यू आर द बेस्ट सुनने के लिए। लेकिन जब अपोकलिप्स आया तो उसी ने ट्रेन के कैबिन में मुझे आधा बिस्किट देकर मुझे एक यूजलेस लूजर कहा और आखिरी पल में अपने ही हाथों से मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। मैंने फोन में उस मैसेज को देखा और मेरे चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। 28,000 काफी नहीं है, मैं तुम्हें 50,000 ट्रांसफर कर रहा हूं। जाओ कोई और भी बेहतर बैग खरीद लो। इसके बाद मैंने झूठे वादे करके लियू रुयान को अपने जाल में फंसाया रखा। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और उस लोकेशन को याद करने लगा जहां पिछली लाइफ में वो ट्रेन ब्रेक डाउन होकर रुकी थी। मेरी पिछली लाइफ में एक रूमर था कि उस जगह के पास एक अनमैप्ड डेड वॉल्केनो की दरार है जिसके गहरे अंडरग्राउंड में खौलता हुआ मैग्मा है और वहां हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। इस लाइफ में मैं उस पहाड़ को अंदर से खोखला करूंगा और वहां एक असली जियोथर्मल इकोलॉजिकल बंकर बनाऊंगा। इसके बाद मैंने कई लोन ऐप्स खोले। मेरे फोन की नोटिफिकेशन साउंड पागलों की तरह बजने लगी। पूरी स्क्रीन ओटीपी से भर गई और सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस 50,000 से सीधा 1.2 मिलियन हो गया। फिर मैंने अपने नाम के सारे एसेट्स बेचना शुरू कर दिया। मुझे किसी भी कीमत पर 5 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना था। मैं वॉशरूम गया और अपने चेहरे पर पानी मारा। लियू रुयान और इस घटिया दुनिया, अब गेम शुरू हो चुका है। अगले दिन जब मैं ट्रेडिंग सेंटर से बाहर निकला तो मैंने अपने फोन पर चेक किया। अगर सारा प्रोसेस सही रहा तो 3 दिन बाद मेरे पास 4.5 मिलियन का फंड होगा। लियू रुयान को बेवकूफ बनाए रखने के लिए मैं उसे सीधे एलवी स्टोर ले गया। उस दिन मैंने लियू रुयान को दिखाया कि अपोकलिप्स से पहले की क्रेजी पार्टी क्या होती है। 2,60,000 का बैग मैंने कैश में ले लिया और एक पॉश मकान बुक की जिसका इंटीरियर सबसे महंगा बोर्डो रेड था। हालांकि कार की डिलीवरी में 1 महीना लगने वाला था, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 का एडवांस पेमेंट कर दिया। उसके बाद हम एक हाई एंड वेस्टर्न रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करने गए। 20,000 की एक रेड वाइन बॉटल मैंने बिना पलक झपकाए ऐसी 2 बॉटल्स खुलवा दी। लियू रुयान को लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। वो पागलों की तरह सोशल मीडिया पर शो ऑफ कर रही थी और मुझे एकदम इम्प्रेस होकर देखते हुए बोली, डार्लिंग, हम शादी कब कर रहे हैं? मेरी मॉम कह रही थी कि अगर डाउरी का पैसा मिल जाए तो हम इसी साल शादी कर सकते हैं। उसने मुझे टेस्ट करने के लिए पूछा। मैंने अपने रेड वाइन के ग्लास को घुमाया और खिड़की के बाहर नाइट व्यू देखने लगा। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डाउरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साउथ वेस्ट माउंटेन्स में चल रहा है। अगर वो सक्सेस हो गया तो डाउरी छोड़ो, मैं तुम्हें फुल कैश पेमेंट में एक विला खरीद कर दूंगा। ये झूठ बोलते वक्त मेरी हार्ट बीट रत्ती भर भी नहीं बदली। लियू रुयान इस वक्त पैसों के नशे में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। उसे मेरे इरादों पर जरा भी शक नहीं हुआ। उसे बस इतना पता था कि उसका एटीएम अब अपग्रेड होकर सीधा मनी प्रिंटिंग मशीन बन गया था। आधी रात को मैंने पूरी तरह नशे में धुत लियू रुयान को उसके रेंट वाले अपार्टमेंट में छोड़ दिया। मैं नीचे खड़ा होकर उसके अपार्टमेंट की लाइट्स देख रहा था।
अच्छे से सो जाओ ल्यूरवान। जब तुम उठोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया बदल चुकी है और तुम्हारा असली नाइटमेयर तो बस अभी शुरू हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया था। मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज का बचा हुआ पैसा, कार बेचने का कैश और आखिरी ऑनलाइन लोन का पैसा सब अकाउंट में आ चुका था। अब मेरे पास टोटल लिक्विड फंड 4.68 मिलियन था। इसके तुरंत बाद मैंने एक कैब ली और सीधा एयरपोर्ट निकल गया। सारे सप्लाईज की लिस्ट, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स और वो सबसे इंपॉर्टेंट मैप कोऑर्डिनेट, सब कुछ मेरे दिमाग में छप चुका था। जियांगसेंग में अब सब कुछ सेट हो चुका था। मेरा अगला स्टॉप यूनलिंग था। मुझे साउथ वेस्ट बॉर्डर के पहाड़ों में हेंगदुआन माउंटेन रेंज के एकदम गहराई में जाना था। ये हुआशिया देश का सबसे खतरनाक और ऊबड़ खाबड़ इलाका था। एक हेवीली मॉडिफाइड जीप रैंगलर पत्थरों से भरी पहाड़ी सड़क पर मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। मैं स्टीयरिंग व्हील पकड़े सनग्लासेस पहने किसी बाज की तरह आसपास के इलाके को स्कैन कर रहा था। पैसेंजर सीट पर एक टोपोग्राफिक मैप रखा था जिस पर रेड पेन से एक बहुत ही नॉर्मल से दिखने वाले एरिया को सर्कल किया गया था। योनलिंग नॉर्थ रोड K3। मैंने कार में मैप को देखते हुए खुद से कहा, मेरी पिछली लाइफ की मेमोरीज के हिसाब से वो K109 ट्रेन यहाँ से ठीक 40 किलोमीटर आगे यिंगजुइया ब्रिज पर जाकर रुकी थी। मेरे दिमाग में पिछली लाइफ का वो खौफनाक सीन फिर से चलने लगा। उस वक्त स्नो स्टॉर्म की वजह से पहाड़ ब्लॉक हो गए थे, ट्रेन की पावर कट गई थी और हजारों लोग उस जमी हुई ट्रेन में फंस गए थे। कुछ लोगों ने ट्रेन छोड़कर भागने की कोशिश की। वो उस बर्फीले तूफान में किसी तरह पहाड़ के बीच तक पहुंचे और जब वो वापस आए तो वो पागलों की तरह कह रहे थे कि उन्होंने वहां गर्म भाप छोड़ता हुआ एक हेवन देखा है। लेकिन वो पागल इंसान बच नहीं पाया और अगले ही दिन जमकर मर गया। पर मरने से पहले उसने जो डायरेक्शन बताई थी वो जमकर मरने वाले मेरे इस दिमाग में हमेशा के लिए छप गई थी। अभी एकदम पीक समर का टाइम था और पहाड़ों का टेम्परेचर 35 डिग्री तक था। मेरी कार सड़क के आखिरी एंड तक पहुंच चुकी थी और अब सामने सिर्फ लकड़हारों का बनाया हुआ एक कच्चा और कीचड़ भरा रास्ता बचा था। मैंने कार रोकी और अपना पहले से तैयार टैक्टिकल बैकपैक पहन लिया। उसमें एक ड्रोन, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जियोलॉजिकल प्रोब और एक बड़ी सी मशीनरी रखी थी। मैं अपनी ऑफ रोड गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल ही उस घने जंगल के अंदर चला गया। मैं अपनी मशीनरी चलाते हुए बड़ी मुश्किल से अपने लिए रास्ता बना रहा था। मेरा हर एक कदम मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी खींच रहा था, लेकिन मैं किसी बिना थकने वाली मशीन की तरह आगे बढ़ रहा था। मेरी आंखों में एक खतरनाक डिटर्मिनेशन थी। 2 घंटे बाद मैं एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। मैंने अपना ड्रोन निकाला और उसे तुरंत हवा में उड़ा दिया। ड्रोन तेजी से नीले आसमान में गया और उसका HD कैमरा आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया का लाइव फुटेज मेरे रिमोट कंट्रोल की स्क्रीन पर भेजने लगा। मैंने रिमोट स्क्रीन पर इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग मोड ऑन किया। मेरा ड्रोन पहाड़ के पीछे वाले अंधेरे हिस्से की तरफ उड़ने लगा। जैसे ही ड्रोन ने एक घने कोहरे को पार किया, स्क्रीन की फुटेज अचानक से कांपने लगी। सिग्नल में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था। ये देखकर मेरे चेहरे पर खुशी आ गई और मैंने जॉयस्टिक से उसे और आगे बढ़ाया। अगले ही पल जैसे ही ड्रोन उस घने कोहरे से बाहर निकला, मेरे हाथ में मौजूद डिस्प्ले स्क्रीन पर उस डार्क और ठंडे कलर टोन के बीच अचानक से एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ डार्क रेड एरिया दिखाई देने लगा। उस घाटी के एकदम अंदर एक बहुत बड़ा नेचुरल केव एंट्रेंस था। उस गुफा के आसपास के पेड़ पौधे एक अजीब से डार्क ग्रीन कलर के थे। इंफ्रारेड मोड में भी साफ देखा जा सकता था कि गुफा के अंदर से भयंकर गर्म हवाओं की लहरें बाहर निकल रही हैं, जिससे वहां एक साफ अपड्राफ्ट पिलर बन रहा था। मेरे डिस्प्ले स्क्रीन पर टेम्परेचर रीडिंग पागलों की तरह बढ़ रही थी। अंदर का एस्टिमेटेड टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था। यही वो जगह थी जिसे मैं ढूंढ रहा था, मेरी फ्रोजन अपोकलिप्स में मेरी नोआज आर्क। ये एक नेचुरल जियोथर्मल वेंट था जो सीधे गहरे मैग्मा से जुड़ा हुआ था। अगर इसे सही से मॉडिफाई किया जाए तो बाहर चाहे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ही क्यों ना हो, इस गुफा के अंदर हमेशा वसंत का मौसम रहेगा। हालांकि ड्रोन ने उसे देख लिया था, लेकिन वहां तक पैदल पहुंचने में मुझे पूरे 3 घंटे और लग गए। जब मैं फाइनली उस विशाल गुफा के एंट्रेंस पर खड़ा था, तब तक सूरज ढल चुका था। गुफा के अंदर से सल्फर की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। गुफा का एंट्रेंस लगभग 10 मीटर ऊंचा और 20 मीटर चौड़ा था, जिसके दोनों तरफ बेहद मजबूत ग्रेनाइट पत्थर थे। ये एक नेचुरल बंकर स्ट्रक्चर था जो किसी भी नॉर्मल अर्थक्वेक या बॉम्बिंग को आसानी से झेल सकता था। मैंने अपना गैस मास्क पहना, अपनी स्ट्रॉन्ग फ्लैशलाइट ऑन की और बहुत ही सावधानी से अंदर गया। मैं जितना अंदर जा रहा था, टेम्परेचर उतना ही बढ़ रहा था। मेरे पैरों के नीचे के पत्थर इतने गर्म थे कि पैर जल रहे थे। मेरे कानों में पानी के बहने की आवाज आ रही थी। गुफा के लगभग 100 मीटर अंदर जाने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिखा जो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था। गुफा की छत से अनगिनत अजीबोगरीब स्टैलेक्टाइट्स लटक रहे थे और उस गुफा के बिल्कुल बीचों बीच एक प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग पूल बना हुआ था जिसमें से भाप निकल रही थी। उसका पानी इतना साफ था कि नीचे तक सब दिख रहा था और वो एक हल्के नीले रंग की चमक दे रहा था। मैंने अपने ग्लव्स उतारे, नीचे बैठा और अपना हाथ पानी में डाला।
पानी का टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री था। ये टेम्परेचर सिर्फ हीटिंग के काम ही नहीं आएगा, बल्कि इसे रोजमर्रा के कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फिल्टर करके पिया भी जा सकता है। ये हॉट स्प्रिंग वाटर मिनरल से भरा हुआ था और इस जियोथर्मल हीट से बिजली भी बनाई जा सकती थी। और हॉट स्प्रिंग पूल के ठीक पीछे एक एकदम फ्लैट और खुला एरिया था, जहां की मिट्टी काली और बहुत ज्यादा फर्टाइल लग रही थी। वो सालों से जियोथर्मल भाप की वजह से बना एक स्पेशल माइक्रो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट था। यहाँ आलू, शकरकंद और सब्जियां उगाई जा सकती थीं। बस मुझे कुछ फुल स्पेक्ट्रम प्लांट ग्रो लाइट्स लगानी होंगी, फिर मुझे रोशनी और टेम्परेचर की कोई टेंशन नहीं रहेगी। मैंने अपना मास्क हटाया और वहां की नमी से भरी गर्म हवा में गहरी सांस ली। ये मेरा किंगडम था। तभी मैंने देखा कि गुफा के एक कोने में एक पतली सी दरार थी जो सीधे बाहर की तरफ जा रही थी और उसका मुंह एकदम नीचे वाली घाटी की तरफ था। वहां से मैं उस घाटी के ऊपर बने उस रेलवे ब्रिज को एकदम साफ देख सकता था, जो उस K109 ट्रेन का इकलौता रास्ता था। कोऑर्डिनेट्स और एनवायरनमेंट कंफर्म करने के बाद मैंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैंने तुरंत अपना सैटेलाइट फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग टीम थी जिसे मैंने यहाँ आने से पहले डार्क वेब फोरम के जरिए कॉन्टैक्ट किया था। मैंने उन्हें मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। फोन काटने के बाद मैं अपने सामने मौजूद भाप छोड़ते उस अंधेरे एबिस को देखने लगा। सबसे मुश्किल पहला कदम मैं उठा चुका था। अब आने वाले 4 महीने मौत के साथ एक पागलों वाली रेस होने वाले थे। मैंने उस खाली हवा में देखते हुए कहा, लियू रुयान, अपने इस आखिरी समर को अच्छे से एंजॉय कर लो। जब तुम एक ब्रांडेड बैग खरीदकर खुद पर गर्व कर रही होगी, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक शानदार कब्र खोद चुका हूँगा। 3 महीने बाद का समय। यूनलिंग के गहरे पहाड़ों में एक भारी धमाके की आवाज गूंज उठी। गुफा के एंट्रेंस को एक्सप्लोजिव्स की मदद से डायरेक्शनल ब्लास्ट करके चौड़ा कर दिया गया था। इंजीनियरिंग टीम का दाढ़ी वाला बॉस लेजी अपना धूल से भरा सेफ्टी हेलमेट उतारते हुए अपने चेहरे का पसीना पोंछ रहा था। वो मेरे पास आया जहां मैं एक फोल्डिंग चेयर पर बैठकर ब्लूप्रिंट्स देख रहा था। लेजी ने एक सिगरेट जलाई और बोला, बॉस लॉन्ग, आपको जो एक्सपेंशन चाहिए था वो हो गया है। वो बीच में आने वाला बसॉल्ट पत्थर मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत था। मेरे दर्जनों ड्रिल बिट्स बर्बाद हो गए। सच कहूं तो मैंने 20 साल इंजीनियरिंग का काम किया है। मैंने अमीरों के लिए वाइन सेलर्स खोदे हैं और आम लोगों के लिए बंकर्स बनाए हैं, लेकिन आप जैसा पागल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये सुनकर मैंने अपना सिर तक नहीं उठाया। मैंने अपने हाथ में पकड़े रेड पेन से ब्लूप्रिंट के एक वेंटिलेशन डक्ट पर जोर से गोला बनाया और कहा, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस स्पीड चाहिए। हमारे पास सिर्फ 30 दिन हैं और मुझे ये गुफा एक आयरन बकेट जैसी इम्पेनेट्रेबल चाहिए। पिछले 3 महीनों से 24 घंटे 3 शिफ्ट्स में पागलों की तरह कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सभी वर्कर्स लेजी समेत ओवरटाइम करके इस प्रोजेक्ट को खत्म करने में लगे हुए थे। कंस्ट्रक्शन की पूरी पेमेंट इकट्ठा करने के लिए मैंने इन 3 महीनों के टाइम गैप का फायदा उठाया। मैंने इंटरनेशनल फ्यूचर्स लेवरेज के जरिए कुछ क्रैश होने वाली छोटी क्रिप्टो करेंसीज को शॉर्ट सेल किया और किसी चमत्कार की तरह ढेर सारा क्विक मनी कमा लिया। फिर मैंने वो सारे मिलियंस का फंड इस गुफा को अपग्रेड करने में लगा दिया। अब ये गुफा एक असली डूम्सडे इकोलॉजिकल बंकर का रूप ले चुकी थी। सबसे पहले था एंट्रेंस डिफेंस एरिया। उस बड़े से नेचुरल एंट्रेंस को मोटे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था। वहां सिर्फ 3 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा एक कस्टम ब्लास्ट डोर लगाया गया था। इसका वजन 5 टन था और ये कॉम्पोजिट आर्मर स्टील से बना था। अगर कोई इस पर आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से भी हमला करे तो भी इस पर एक खरोच लाने के लिए उसे कम से कम दर्जनों रॉकेट्स फायर करने पड़ेंगे। दरवाजे के पीछे एक 20 मीटर लंबा एस शेप्ड बफर कॉरिडोर था। ये सिर्फ ठंडी हवाओं को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि किसी हमले के दौरान क्रॉस फायर पॉइंट्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। कॉरिडोर के दोनों तरफ की दीवारों में हाई वोल्टेज पावर ग्रिड इंटरफेसेस और पेपर स्प्रे नोजल्स फिट किए गए थे। कॉरिडोर पार करते ही एनर्जी कोर एरिया आता था, जो पूरे बेस का दिल था। वहां 2 हाई पावर जियोथर्मल जनरेटर सेट्स की टेस्टिंग चल रही थी, जो जमीन की गहराई से आने वाली एंडलेस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। उसके और अंदर जाने पर लिविंग और प्लांटिंग एरिया था। उस नेचुरल हॉट स्प्रिंग पूल को वैसे ही रखा गया था, बस उसके आसपास एंटी स्लिप और एंटी कोरोजन लकड़ी का फ्लोर बिछा दिया गया था। हॉट स्प्रिंग की भाप को हीट एक्सचेंज सिस्टम के जरिए बहुत ही प्रिसीजन के साथ गुफा के कोने कोने तक भेजा जा रहा था और सेंट्रल एसी सिस्टम के जरिए पूरे बंकर में 26 डिग्री का आरामदायक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया गया था। पूल के पास वाली काली मिट्टी पर पहले ही 3 टियर हाइड्रोपोनिक रैक्स लगा दिए गए थे। हाई इंटेंसिटी फुल स्पेक्ट्रम प्लांट ग्रो लाइट्स ने उस जगह को दिन की तरह रोशन कर दिया था। और गुफा के सबसे अंदर, जो कि सबसे ऊंचे रॉक प्लेटफॉर्म पर था, वहां मेरा कोर लिविंग रूम था। इसे डबल लेयर साउंड प्रूफ ग्लास से बाकी एरिया से अलग किया गया था। अंदर का इंटीरियर एकदम मिनिमलिस्ट इंडस्ट्रियल स्टाइल का था, जिसमें एक बहुत बड़ा सॉफ्ट बेड और एक लेदर सोफा सेट रखा था। बगल वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा ओपन किचन था और एक पूरी दीवार पर 8 बड़े 55 इंच HD स्क्रीन्स वाली मॉनिटरिंग वॉल लगी थी। मैंने रिमोट कंट्रोल उठाया,
एक बटन दबाते ही स्क्रीन का व्यू चेंज हुआ और कैमरा जूम इन हो गया। स्क्रीन पर घाटी की गहराई में सांप की तरह मुड़ती हुई एक रेलवे ट्रैक दिखाई देने लगी और वो गहरी खाई के ऊपर बना यिंगजुया ब्रिज। वीडियो क्वालिटी इतनी ज्यादा क्लियर थी कि रेलवे ट्रैक पर लगी जंग भी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने जानबूझकर ये कैमरा ब्रिज से सिर्फ 300 मीटर दूर एक 1000 साल पुराने पाइन ट्री के खोखले तने के अंदर लगवाया था। इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी और यहाँ से व्यू एकदम परफेक्ट आ रहा था। मैंने उस खाली रेलवे ट्रैक को देखा, मेरी आंखों में एक खून की प्यासी चमक आ गई और मेरे दिमाग में फ्यूचर के सीन्स घूमने लगे। 5 महीने बाद आने वाली उस बर्फीली रात में निराशा और पापों से भरी वो K109 ट्रेन इसी ट्रैक पर आकर रुक जाएगी और मैं इस गर्म कमरे में बैठकर अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास हिलाते हुए ह्यूमैनिटी के नाम पर होने वाले इस खौफनाक ड्रामा को मजे से देखूंगा। इसके अलावा मैंने एक माइक्रोफोन कंसोल भी सेटअप करवाया था और पहाड़ की उस दरार में एक डायरेक्शनल लाउडस्पीकर छिपा दिया था। अगर मैं यहाँ से कुछ भी बोलूं तो मेरी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठेगी, यहाँ तक कि उस ट्रेन के अंदर तक सुनाई देगी। जल्द ही वो दिन आ गया जब इंजीनियरिंग टीम को वापस जाना था। लेजी अपने फोन में अभी अभी आए फाइनल पेमेंट के जीरोस को बार बार गिन रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। बॉस लॉन्ग, मुझे नहीं पता कि आप असल में क्या करने वाले हैं, लेकिन आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। फ्यूचर में भी ऐसा कोई काम हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। मैं उस विशाल ब्लास्ट डोर के सामने खड़ा था और मेरे पीछे मेरा पूरी तरह से सील हो चुका बंकर था। मैं नॉर्मल दुनिया में वापस जा रहे उन वर्कर्स को देख रहा था और मेरे दिल में उनके लिए कोई दया नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अभी अभी अपने ही हाथों से इस प्लैनेट की आखिरी नोआज आर्क बनाई है और वो इस भारी रकम को लेकर शहर वापस तो जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो इसे खर्च कर पाएं 2 महीने बाद कोल्ड वेव आ जाएगी और वो सब जमकर पत्थर जैसी लाशें बन जाएंगे। इस वक्त मेरा बंकर पूरी तरह तैयार था, लेकिन इसके अंदर कोई भी सप्लाईज नहीं थे। अब आने वाला 1 महीना मेरा सामान इकट्ठा करने का टाइम था। मैंने 12 हैवी ट्रक्स के कॉन्वॉय को हायर किया और सीधा दूसरे स्टेट्स के बड़े होलसेल मार्केट से सारा सामान खरीदना शुरू कर दिया। सर्वाइवल के लिए जरूरी खाने पीने के सामान से लेकर ठंड से बचने वाले कपड़े और फर्स्ट एड मेडिकल इक्विपमेंट्स तक मैंने सब कुछ अपने गुफा वाले बंकर में भर दिया। मैंने स्पेशल कॉन्टैक्ट्स के जरिए 2 स्टैप प्रूफ सूट्स और राइट हेलमेट्स का भी जुगाड़ कर लिया था। जब आखिरी ट्रक भी अपना सामान उतार कर चला गया तो मैं उन पहाड़ों की तरह लगे सप्लाईज के बीच खड़ा था। गुफा की छत तक छू रहे उन कार्डबोर्ड बॉक्सेस को देखकर मेरे दिमाग में डोपामीन का एक ऐसा रश दौड़ा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब कोल्ड वेव आने में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा था। इन 2 महीनों में भले ही मैं पहाड़ों में था, लेकिन मैं हर दिन ल्यू रुवान को मैसेज करता था। मैंने अपने उस प्यार में पागल बॉयफ्रेंड वाले कैरेक्टर को पूरी तरह मेंटेन रखा था और अब तो मैं उसे पहले से ज्यादा पैसे दे रहा था। बस फर्क इतना था कि डायरेक्ट ट्रांसफर की जगह अब मैं उससे बड़े बड़े वादे करता था और छोटे छोटे अमाउंट्स ट्रांसफर करता था। मैंने फोन से ल्यू रुवान को मैसेज किया कि साउथ वेस्ट वाला प्रोजेक्ट अब एकदम क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गया है, इसलिए मैं यहां से निकल नहीं सकता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। स्प्रिंग फेस्टिवल पर हम रुईचेंग में स्कीइंग करने चलेंगे। मैंने एक टॉप क्लास ट्रिप बुक कर ली है और हमारे कुछ बड़े क्लाइंट्स भी साथ आ रहे हैं। तुम पहले से तैयारी कर लो। घर के सारे मोटे और गर्म कपड़ों को निकालकर फेंक दो। वो पुराने कपड़े अब तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं करते, उन्हें बेच ही दो तो अच्छा है। वहां पहुंचने के बाद मैं तुम्हें इस सीजन के सबसे लेटेस्ट लग्जरी डिजाइनर कपड़े दिलाऊंगा। ये आखिरी मैसेज भेजने के तुरंत बाद मैंने उसे एक फेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन टिकट भेज दिया और वो टिकट उसी K1019 डेथ ट्रेन का था। फिर मैंने ल्यू रुवान को कॉल किया। मैंने कहा हम पहले इस ट्रेन से जाएंगे, जब हम वहां मिलेंगे तो उसके बाद हम प्राइवेट जेट से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक जाएंगे। ट्रेन से जाने का रीजन ये है कि मैंने सुना है इस रास्ते का स्नो व्यू बहुत खूबसूरत है और मैं वो नज़ारा तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। और हाँ, अपनी मॉम, डैड और अपने भाई को भी साथ ले आना। आखिर स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम है, पूरी फैमिली को एक साथ होना चाहिए। सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। फोन के उस पार ल्यू रुवान को मानो वो खूबसूरत स्नो व्यू सच में दिखने लगा था। हबी, तुम तो मेरे लिए भगवान जैसे हो। मैं अभी अपनी मॉम को बताती हूँ, वो लोग तो खुशी से पागल हो जाएंगे। फोन काटने के बाद मैं वापस अपने किचन में गया और अपने लिए स्टेक बनाने लगा। जमने वाली इस बंजर दुनिया में सिर्फ मैं ही इकलौता हंटर हूँ और मैं ही इकलौता ऑडियंस हूँ। ये कोल्ड वेव का शो अब बस शुरू होने वाला था। जल्द ही वो समय आ गया। कोल्ड वेव आने से सिर्फ 48 घंटे पहले बाहर का टेम्परेचर अब -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। 2 दिन बाद ठीक इसी वक्त सनस्पॉट एक्सप्लोड होगा और पहली सुपर कोल्ड वेव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अपनी चपेट में ले लेगी। टेम्परेचर रातों रात -50 डिग्री के भी नीचे गिर जाएगा और इस वक्त ल्यू रुवान मेरे उसी पुराने रेंट वाले अपार्टमेंट में रह रही थी। मैंने उस घर में पहले ही पिनहोल कैमरास लगा दिए थे, इसलिए ल्यू रुवान की हर एक हरकत पर मेरी पैनी नजर थी। स्क्रीन पर ल्यू रुवान ने एक ऑफ शोल्डर सिल्क नाइट गाउन पहना हुआ था। -डिग्रीज वाली इस ठंडी रात में वो 30 डिग्रीज पर एसी चलाकर सोफे पर बैठकर अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। ल्यू रुयान अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए खुशी से चिल्ला रही थी, मॉम आप टेंशन मत लो, लॉन्गे इस बार सच में बहुत अमीर हो गया है। मैंने उस बैग का चेक करवाया था, वो एकदम ओरिजिनल है, 2 लाख से भी ज्यादा का, और वो कार भी।
भले ही अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उसकी एडवांस बुकिंग की रिसीट मेरे पास है। वीडियो कॉल के उस पार से एक मिडिल एज्ड औरत की तीखी आवाज आई। वो लियू रुयान की मॉम जैंग कुचिलियान थी। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा से कहती थी कि इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है। अगर वो इतना ही अमीर है तो इस बार रियू चैंग जाकर क्या तुम उसे अपने भाई के लिए वहां एक घर खरीदने के लिए नहीं मना सकती? आगे चलकर उसे वहां पढ़ने जाना है। ये सुनकर लियू रुयान हंसते हुए बोली, मॉम, ये तो मेरे लिए बस चुटकियों का खेल है। मैंने अब उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है। अगर मैं थोड़ा सा भी नखरे दिखाऊं तो वो अपनी जान भी मुझे दे देगा। मैं अपना स्टेक खा रहा था और स्क्रीन पर उस अपार्टमेंट की मॉनिटरिंग फुटेज देख रहा था। मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया है। लियू रुयान, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि असल में किसे कौन कंट्रोल कर रहा है। फिर मैंने अपना फोन उठाया और लियू रुयान को एक मैसेज भेजा, डार्लिंग, मैं ट्रांजिट की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पहले ही कुनचैंग पहुंच गया हूं। परसों मैं K1019 ट्रेन में तुम लोगों का इंतजार करूंगा। फोन साइड में रखकर मैं अपने लॉकर रूम में गया और अपने इक्विपमेंट चेक करने लगा। जब मुझे उस ट्रेन में बैठकर ही उन लोगों को मौत के घाट उतारना है तो मेरी तैयारी भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। मुझे ऐसा दिखना था कि उन पर शक भी ना हो और मुझे भयानक ठंड से भी बचना था। मैंने 3 लेयर्स वाली हाईटेक थर्मल इनर्स पहने। उसके ऊपर से एक बहुत ही नॉर्मल सी दिखने वाली ब्लैक विंड ब्रेकर जैकेट पहन ली। लेकिन इस जैकेट का इनर लाइनर -40 डिग्री की जानलेवा ठंड को भी आसानी से रोक सकता था। इसके अलावा मेरे बैकपैक के सीक्रेट पॉकेट्स में ठंड से बचने के कुछ बहुत जरूरी आइटम्स रखे थे और वो सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रारेड सिग्नल ट्रांसमीटर भी था। जैसे ही मैं ट्रेन से कूदकर भागूंगा, ये ट्रांसमीटर उस भयंकर बर्फीले तूफान में मुझे मेरे घर का रास्ता दिखाएगा। सब कुछ रेडी होने के बाद मैंने उस गुफा के स्टील डोर को खोला। बर्फ और भयानक ठंडी हवाएं एकदम से अंदर घुस आईं। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कदम सीधे उस बर्फीले तूफान में बढ़ा दिए। स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम पर रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। तभी वीआईपी वेटिंग रूम के दरवाजे पर एक तीखी सी शिकायत करने वाली आवाज आई, उफ, दिमाग खराब हो गया है, यहाँ इतने सारे भिखारी कहाँ से आ गए? लियू रुयान ने एक पिंक ओवरकोट पहना हुआ था और उसके हाथ में वो नया क्रोकोडाइल स्किन बैग था। उसके पीछे उसकी मॉम जैंग कुचिलियान, उसका डैड लियू डाकियांग और उसका मोटा भाई लियू हाओ खड़े थे। लियू हाओ ने एक बहुत ही स्टाइलिश लेकिन बिना गर्मी देने वाली बेसबॉल जैकेट पहनी थी। उन चारों ने ही कोई खास गर्म कपड़े नहीं पहने थे। तभी अनाउंसमेंट हुई कि लोग टिकट चेक करवाकर ट्रेन में चढ़ना शुरू करें। लियू रुयान की फैमिली ने अपने हाथ में पकड़ी सॉफ्ट स्लीपर टिकट्स के दम पर पूरी अकड़ के साथ वीआईपी चैनल से एंट्री ली और उन बड़े बड़े बैग्स टांगे मजदूरों की भीड़ से बचकर निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि उस भीड़ के एक कोने में मैं काले रंग की कैप और मास्क पहने उन्हें ही घूर रहा हूं। मैंने अपनी सॉफ्ट स्लीपर टिकट के साथ वीआईपी चैनल से एंट्री नहीं ली, बल्कि मैंने एक मजदूर के साथ अपनी सॉफ्ट स्लीपर टिकट को एक हार्ड सीट से एक्सचेंज कर लिया था। सॉफ्ट स्लीपर कैबिन भले ही कंफर्टेबल था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बंद था, जिससे लोगों पर नजर रखना और वहां से भागना मुश्किल होता। हार्ड सीट वाला कैबिन भले ही अस्त व्यस्त था, लेकिन वो दरवाजे के पास था और वहां से मैं तबाही के असली नज़ारे को ज्यादा करीब से देख सकता था। ट्रेन एकदम सही समय पर चली और उस अंतहीन सफेद बर्फीले बंजर इलाके में आगे बढ़ने लगी। कैबिन का हीटर इतनी तेजी से चल रहा था कि लोगों को गर्मी लगने लगी और उन्होंने अपने जैकेट्स उतार दिए। लोग आराम से मूंगफली खा रहे थे, बातें कर रहे थे और ताश खेल रहे थे। जैसे ही ट्रेन शहर से बाहर निकली, बाहर का नज़ारा एकदम वीरान होने लगा। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था ताकि मौका मिलते ही ट्रेन से कूद सकूं। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। लियो रुयान ने वीडियो कॉल की थी। मैं थोड़ा झिझका, फिर मैंने कॉल उठा ली, लेकिन मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैंने कैमरा को खिड़की के बाहर के अंधेरे शीशे के रिफ्लेक्शन की तरफ कर दिया। फोन से लियो रुयान की आवाज आई, हेलो हबी, तुम कहाँ हो? हम कैबिन नंबर 9 में हैं। ये बहुत ही शानदार है, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? मैंने अपनी आवाज धीमी की और एक हल्की सी थकी हुई टोन में कहा, मैं अभी पैंट्री कार में बैठकर कुछ काम निपटा रहा हूँ। यहाँ सिग्नल थोड़ा कम है, तुम लोग आराम करो, मेरा इंतजार मत करो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। लियो रुयान नखरे दिखाते हुए बोली, उफ, तुम भी ना ट्रिप पर आकर भी काम कर रहे हो, जल्दी आना। मॉम कह रही थी कि उन्हें रियू चैंग में घर खरीदने के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान आ गई। मैंने कहा, आंटी से कहो कि वो टेंशन ना लें, घर उन्हें जरूर मिलेगा, एक बहुत बड़ा घर जिसमें वो हमेशा के लिए रह सकती हैं। और मैंने कॉल काट दी। फोन का सिग्नल फुल से गिरकर सिर्फ एक डंडे पर आ गया था। ट्रेन अब पहाड़ों के बीच घुस रही थी। 3 घंटे बाद ट्रेन पूरी तरह से हैंगडुआन माउंटेन रेंज के एकदम बीचों बीच होगी और तब सिग्नल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। रात के 11 बजे कैबिन का टेम्परेचर कुछ अजीब होने लगा। जो हवा पहले इतनी गर्म थी वो अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। वो बच्चे वाली माँ ने अपने बच्चे को वापस से उसकी गर्म जैकेट पहना दी थी। लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया,
क्या हो गया? क्या हीटर खराब हो गया है? लेकिन मुझे पता था कि हीटर खराब नहीं हुआ है, बल्कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही खतरनाक स्पीड से गिर रहा था। मैंने अपनी घड़ी का बैरोमीटर और टेम्परेचर रीडिंग देखी। कैबिन के अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री दिखा रहा था। मेरा अंदाजा था कि बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर चुका था। अचानक अनाउंसमेंट में ट्रेन कैप्टन की घबराई हुई आवाज गूंज उठी। सभी पैसेंजर्स कृपया ध्यान दें। आगे भारी बर्फीले तूफान और ओवरहेड वायर्स पर बर्फ जमने की वजह से ट्रेन की स्पीड को टेम्पररली कम किया जा रहा है। मैंने अपनी आस्तीन में छुपे खंजर को छुआ और मेरी आंखें एकदम तेज हो गईं। मैं महसूस कर सकता था कि ट्रेन के पहियों और ट्रैक के बीच का फ्रिक्शन बहुत भारी हो गया है। वो बर्फ थी जो ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक रही थी और ट्रेन अब पहाड़ पर चढ़ रही थी। ठीक सामने जिंगजुया क्लिफ वाला रास्ता था, जो कि मेरी तय की हुई फाइनल डेस्टिनेशन थी। कैबिन की लाइट्स अचानक जोर जोर से फ्लिक करने लगी और फिर एक झटके में बंद हो गईं। इमरजेंसी लाइट्स तुरंत चालू हो गईं, जो एक बहुत ही डरावनी सफेद रोशनी दे रही थी। अगले ही पल ट्रेन ने बहुत जोर से ब्रेक मारा, जिसकी भयानक आवाज गूंज उठी। इतनी भारी मोमेंटम की वजह से कई लोग जो खड़े थे वो सीधे जमीन पर गिर पड़े। मैं अपनी सीट पर एकदम मजबूती से बैठा रहा और बिल्कुल नहीं हिला। मैंने बर्फ से जमी खिड़की के पार देखा। मुझे बाहर उस गहरी खाई का हल्का सा आउटलाइन दिखाई दे रहा था। मेरे सिर के ठीक ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई पर मेरा वो वसंत की तरह गर्म जियोथर्मल बंकर था और ये जगह अब बहुत जल्द एक असली डीप फ्रीजर बनने वाली थी। इस वक्त कैबिन नंबर 9 में लियू रुयान की परिवार कंबल ओढ़े ठंड से कांप रहा था। लियू हाओ ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया। ये कैसी घटिया ट्रेन है? लाइट कैसे चली गई? नेटवर्क भी नहीं है। मेरा गेम एकदम पीक पर था। रुयान, जल्दी से लॉन्ग ग को बोल कि वो हमें यहाँ से लेकर जाए। इस घटिया जगह पर तो ठंड से जान निकल रही है। ये सुनकर लियू रुयान ने तुरंत अपना फोन निकाला और मेरा नंबर डायल किया। ये क्या हो रहा है? सिग्नल क्यों नहीं है? अपने फोन को देखकर लियू रुयान बुरी तरह घबरा गई। उसने अपना वो पतला सा पिंक कोट कसकर पकड़ लिया। एक ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था उसके दिल में छाने लगा। उसी वक्त कैबिन नंबर 14 में मैं अपनी सीट से उठा। मैंने अपनी जैकेट की चेन ऊपर तक खींची और अपने टैक्टिकल ग्लव्स पहन लिए। इमरजेंसी लाइट्स की उस हल्की सी रोशनी में मैंने अपने आसपास मौजूद उस घबराई हुई भीड़ को देखा। कोई रो रहा था, कोई गालियां दे रहा था और कुछ लोग खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने अपना बैकपैक पहना और जब ट्रेन स्टाफ ट्रैक्स चेक करने के लिए भागा तो उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैं चुपके से ट्रेन के कैबिन्स के बीच वाले कनेक्शन एरिया की तरफ बढ़ गया। मुझे सबसे पहला काम लियू रुयान को ढूंढना नहीं था, बल्कि मुझे नर्क का वो दरवाजा खोलना था, ताकि मैं इस पूरी ट्रेन के लोगों को उस जमा देने वाली हवा का एक शानदार तोहफा दे सकूं। जब भयानक ठंड इंसानियत से टकराएगी, सिर्फ तभी उनके नकली भाईचारे का ये पतला सा पर्दा पूरी तरह से फटेगा। कुछ ही देर में बैटरी खत्म होने की वजह से कैबिन की इमरजेंसी लाइट्स भी बंद हो गईं। टेम्परेचर अब एक बेहद खौफनाक लेवल तक गिर चुका था। मैं खिड़की के पास एक कोने में सिकुड़कर बैठ गया। मेरे शरीर की एक एक मसल एकदम टाइट थी। मेरे शरीर पर मौजूद ग्राफीन हीटेड इनरवेयर अपनी पहली बैटरी की पावर इस्तेमाल कर रहा था और लगातार मिलने वाली वो गर्माहट मेरे ऑर्गन्स को उस जमा देने वाली ठंड से बचा रही थी। मेरे बगल वाला वो बच्चा अब रो भी नहीं पा रहा था, बस वो बहुत धीमी सी आवाज में पानी मांग रहा था। उस जवान माँ ने पूरी निराशा के साथ अपना थर्मस खोला, लेकिन उसने देखा कि अंदर रखा हुआ गर्म पानी आधे घंटे पहले ही जमकर पत्थर बन चुका था। वो पागलों की तरह अपने शरीर की गर्मी से उस थर्मस को गर्म करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। तभी आगे की सीट से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, अपने कपड़े उतारो, जल्दी से अपने कपड़े उतार कर मुझे दो। फोन की हल्की सी रोशनी में मैंने देखा कि एक पतली सी लेदर जैकेट पहने हुआ टैटूज वाला एक भारी भरकम आदमी अपने हाथ में स्विच ब्लेड पकड़े एक चश्मे वाले कॉलेज स्टूडेंट को धमका रहा है। उस स्टूडेंट ने एक बहुत ही मोटी बोसीडैंग डाउन जैकेट पहनी हुई थी। कुछ देर पहले तक ये जैकेट सिर्फ एक मामूली सा कपड़ा थी, लेकिन अब ये एक जिंदगी थी। वो स्टूडेंट डर के मारे पूरी तरह कांप रहा था। उसके आंसू और नाक का पानी पल भर में उसके चेहरे पर ही जम गया था। भाई, ऐसा मत करो, अगर मैंने ये तुम्हें दे दी तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। तो फिर अभी मर जा। उस भारी आदमी की आंखें लाल थीं और वो हमला करने ही वाला था। आसपास के लोग जोर से चिल्लाए, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे पीछे खिसक गए। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इस भयानक ठंड और खौफ के सामने इंसान की मोरालिटी खिड़की पर जमी बर्फ से भी ज्यादा कमजोर होती है। उस स्टूडेंट ने उस भारी आदमी के गुस्से वाले चेहरे को देखा और कांपते हुए अपनी वो जान बचाने वाली जैकेट उतार दी। उस आदमी ने झटके से वो जैकेट छीनी और तुरंत पहन ली और सुकून से एक लंबी सांस ली। और वो स्टूडेंट, जिसकी आखिरी सुरक्षा उससे छीन ली गई थी, अपनी बाहों को लपेटे सीट के नीचे सिकुड़ गया। 10 मिनट से भी कम समय में उसकी बाहों और बालों पर सफेद बर्फ जम गई। वो बर्फीला तूफान तेजी से उसके शरीर को चीर रहा था। उसका शरीर कुछ देर जोर से कांपा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गया। मैं एक तरफ बैठे एकदम ठंडे दिमाग से ये सब देख रहा था। मेरे हाथ मेरी जेब में थे और मैंने अपने मिलिट्री शॉवल के हैंडल को कसकर पकड़ा हुआ था। मेरा सबसे पहला काम ये था कि मैं खुद अगला शिकार न बनूं।
उसी वक्त कैबिन नंबर 9 में लियू रुयान की फैमिली का हाल भी बहुत बुरा था। लियू रुयान 2 कंबलों में लिपटी हुई थी, फिर भी ठंड से उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। लियू हाओ ने कैबिन के सारे तकिए अपने ऊपर डाल रखे थे। अचानक लियू हाओ को कुछ याद आया। वो झटके से बैठा और बोला, बहन, मुझे अभी याद आया, हमारे बगल वाले कैबिन में जो बुढ़ा है, मैंने देखा था कि वो अपने साथ मिलिट्री कोट्स का एक पूरा बड़ा सा बक्सा लेकर आया है। लियू रुयान की आंखों में एक चमक आ गई। लालच की वो चमक उस भयानक ठंड से भी ज्यादा तेज थी। ये सुनते ही पास बैठे लियू डाचियांग ने तुरंत अपना धर्मस उठाया। चलो, हम जाकर कुछ कोर्ट सुधार मांगते हैं, वो बुढ़ा अकेला हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। जामचुई लियान ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हामी भरी। हाँ बिल्कुल, जब लौंगा आ जाएगा तो हम उसे डबल पैसे दे देंगे। जिंदा बचने की भूख में उस परिवार के चारों लोगों ने अपनी असलियत दिखा दी। उन्होंने अपने कैबिन का दरवाजा खोला और सीधा बगल वाले कैबिन में घुस गए। कुछ ही सेकंड बाद बगल वाले कैबिन से उस बूढ़े आदमी के चिल्लाने और किसी भारी चीज के टकराने की आवाजें आने लगी और फिर सामान इधर उधर फेंकने की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद लियू रुयान का पूरा परिवार अपने कैबिन में वापस आ गया। उन चारों ने एक भद्दी सी हरे रंग की पुरानी मिलिट्री कोट पहनी हुई थी। वो कोट्स देखने में बहुत गंदी थीं, लेकिन उसमें भरी हुई मोटी रुई की गर्माहट से उन्हें इतना सुकून मिला कि वो राहत की सांस लेने लगे। और उस बूढ़े आदमी का क्या हुआ, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लियू रुयान उस मिलिट्री कोट में लिपटी हुई थी और उसने अपने हाथ में वो क्रोकोडाइल स्किन बैग कसकर पकड़ा हुआ था। उसने खिड़की के बाहर उस काले बर्फीले तूफान को देखा और पहली बार उसके दिल में एक भयानक खौफ पैदा हुआ। सुबह के 4 बजे हार्ड सीट कैबिन के हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। उस टैटूज वाले भारी आदमी को जिसने जैकेट छीनी थी, मानो खून का स्वाद लग गया था। वो अब पूरे कैबिन में किसी भूखे जानवर की तरह अपना अगला शिकार ढूंढने लगा और बहुत जल्द उसकी नजर कोने में बैठे मुझ पर पड़ी। रीजन बहुत सिंपल है। भले ही मैं देखने में नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा काम था और मैंने जो विंड ब्रेकर जैकेट पहनी थी वो भले ही पतली लग रही थी, लेकिन उसका मटेरियल एकदम प्रीमियम था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मेरे पैरों के पास एक पूरा भरा हुआ टैक्टिकल बैकपैक रखा था। उस भारी आदमी की इंट्यूशन कह रही थी कि उस बैग के अंदर खाने का सामान है। वो भारी आदमी अपने 2 नए बने चमचों के साथ झूमता हुआ मेरे पास आया। ए लड़के, अपना बैग खोल, हमें चेक करना है। हमें शक है कि तू कोई इलीगल सामान लेकर आया है। आसपास की भीड़ तुरंत पीछे हट गई और वहां एक खाली स्पेस बन गया। वो बच्चे वाली माँ इतनी डर गई थी कि उसने अपने बच्चे का मुंह बंद कर लिया। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी जैकेट के अंदर से एक मिलिट्री शवल निकाली। अगले ही सेकंड मेरी उस मिलिट्री शवल ने पास रखी टेबल को चकनाचूर कर दिया और टेबल के पास रखी कुर्सी भी कटकर 2 टुकड़ों में बट गई। वो दोनों चमचे और उनका बॉस मेरी ये पावर देखकर डर के मारे सुन्न पड़ गए। मैंने सिर्फ एक वर्ड कहा, दफा हो जाओ, और वो दोनों चमचे अपने बॉस को लेकर घिसटते हुए दूसरे कैबिन में भाग गए। मैंने अपने चारों तरफ देखा और जिस किसी की भी मुझसे आई कांटेक्ट हुई उसने डर के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। मैंने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन इस वक्त मेरी डिसाइड की हुई एस्केप लोकेशन पर रुकी थी, जो यिंगजुइया ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ से मेरे जियोथर्मल बंकर का स्ट्रेट डिस्टेंस सिर्फ 800 मीटर था और वर्टिकल हाइट का डिफरेंस 300 मीटर था। मैंने अपना बैकपैक पहना और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैं कैबिन्स के बीच वाले वॉशरूम की तरफ गया। मैंने अपने बैकपैक से एक स्ट्रॉन्ग डीआइसिंग स्प्रे निकाला और उसे खिड़की के जमे हुए गैप्स पर जोर से स्प्रे किया। फिर मैंने खिड़की पर एक जोरदार लात मारी। वो पहले से ही जमकर कमजोर हो चुका शीशा एक ही झटके में टूटकर बिखर गया और बाहर की वो पागल कर देने वाली बर्फीली हवा इंस्टेंटली ट्रेन के अंदर घुस गई। मैंने बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधा ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। ये हवा से बनी एक थिक स्नो एरिया थी। 2 मीटर मोटी उस बर्फ की लेयर ने किसी स्पंज की तरह मेरे गिरने के इम्पैक्ट को सोख लिया। मैं उस बर्फ के गड्ढे से किसी तरह संघर्ष करके बाहर निकला। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे 100 मीटर नीचे वो K1019 ट्रेन उस खाई के ब्रिज पर किसी जमी हुई मरी सांप की तरह पड़ी थी। कैबिन की इमरजेंसी लाइट्स टिमटिमा रही थी और अंदर से आ रही रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें मुझे हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। मैंने अपना बैकपैक खोला, एक प्रोफेशनल आइस एक्स और क्रैम्पॉन्स का एक जोड़ा निकाला और तुरंत अपने गॉगल्स पहन लिए। मैंने गॉगल्स का नाइट विजन मोड ऑन किया और वो सफेद बर्फीली दुनिया अब हरी दिखने लगी। मेरे ठीक सामने 60 डिग्री के स्लोप वाला एक बेहद खड़ी चढ़ाई वाला पहाड़ था। मैंने अपने इक्विपमेंट्स के सहारे एक एक कदम ऊपर चढ़ना शुरू किया। 50 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी थीं। हीटिंग ग्लव्स होने के बावजूद मेरे हाथों का ब्लड सर्कुलेशन अब जवाब दे रहा था। 100 मीटर चढ़ने के बाद मेरी जांघों के मसल्स में भयंकर ऐंठन होने लगी। मैंने अपनी जीभ को दांतों से जोर से काटा ताकि उस तेज दर्द से मैं खुद को होश में रख सकूं। जिंदा बचने की इसी जिद ने मुझे पूरे 2 घंटे तक मौत की उस चढ़ाई पर हार नहीं मानने दी। जब मैं फाइनली उस आखिरी चट्टान को पार करके ऊपर पहुंचा तो मेरे सामने बाहर की तरफ निकला हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर था और उस पत्थर के नीचे वाले अंधेरे हिस्से में मेरा वो परफेक्टली हिडन गुफा का एंट्रेंस शांति से मेरा
इंतजार कर रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए वहां भागा और ब्लास्ट डोर के ऊपर लगी कैमोफ्लाज नेट और बर्फ को हटा दिया, जिससे वो ठंडी टाइटेनियम अलॉय वाली तिजोरी जैसा दरवाजा बाहर आ गया। मैंने अपने कांपते हाथों से ग्लव्स उतारे और ठंड से नीली पड़ चुकी अपनी हथेली को स्कैनर पे रखा। फिर मैं आइरिस स्कैनर के पास गया और बर्फीली हवाओं से आंखों में होने वाली चुभन को बर्दाश्त करते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोलकर रखी। हाइड्रोलिक सिस्टम की एक भारी आवाज के साथ वो 5 टन का ब्लास्ट डोर धीरे धीरे खुला और उसमें एक दरार जैसी जगह बन गई। मैंने अपनी बची खुची सारी एनर्जी लगाई और उसके अंदर घुस गया। अगले ही पल मेरे पीछे वाला वो ब्लास्ट डोर ऑटोमेटिक सेंसर से बंद हो गया और उसने उस हड्डियां गला देने वाली ठंड को हमेशा के लिए बाहर रोक दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से हाँफने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपना दूसरा एयरटाइट दरवाजा खोला और अपने मेन लिविंग एरिया में चला गया। अंदर का रूम टेम्परेचर 26 डिग्री था। हवा में पौधों की एक हल्की हल्की मीठी खुशबू थी और सेंट्रल ह्यूमिडिफायर बहुत ही सॉफ्ट पानी की भाप छोड़ रहा था। दूर रखे हाइड्रोपोनिक रैक्स पर सलाद के पत्ते और टमाटर बहुत ही शानदार तरीके से उग रहे थे, जो उन पिंक ग्रो लाइट्स के नीचे देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। मैं पागलों की तरह उस गर्म हवा में सांस ले रहा था। उसके बाद मैं बाथरूम में गया और बड़े आराम से एक गर्म पानी का शावर लिया। आधे घंटे बाद मैंने एक व्हाइट बाथरूम पहना और अपने हाथ में भाप छोड़ती हुई लाटे कॉफी का एक कप लेकर अपने कोर लिविंग रूम में आ गया। मैं अपने लेदर सोफे पर बैठा, अपने पैरों को कॉफी टेबल पर रखा और बोला, पेनोरामिक मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन करो। एक बीप की आवाज आई और दीवार पर लगी वो 85 इंच की बड़ी स्क्रीन तुरंत ऑन हो गई। स्क्रीन 9 अलग अलग हिस्सों में बट गई थी और बीच में जो सबसे बड़ी स्क्रीन थी उसमें बर्फ से आधी ढकी हुई वो K109 ट्रेन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कैमरा स्विच किया और कैबिन नंबर 9 के अंदर का नजारा खोल लिया। ट्रेन में चढ़ने से पहले मैंने चुपके से कॉरिडोर और कुछ छुपी हुई जगहों पर माइक्रो लिसनिंग डिवाइसेस और पिन होल कैमराज लगा दिए थे। उनकी बैटरी 2 दिनों तक चल सकती थी। स्क्रीन पर दिख रहा नजारा बहुत ही खौफनाक था। इमरजेंसी लाइट्स पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। उस घुप अंधेरे में लियू रुयान उसी छिनी हुई मिलिट्री कोट में लिपटी हुई एक कोने में सिकुड़कर बुरी तरह कांप रही थी। लियू दाचियांग और लियू हाओ उसके बगल में पागलों की तरह कैबिन के पर्दे और चादरें फाड़ रहे थे ताकि उन्हें जलाकर थोड़ी गर्मी ले सकें। लेकिन ऑक्सीजन की कमी और उन कपड़ों के फायरप्रूफ मटेरियल होने की वजह से आग जलते ही बुझ जाती थी और उसमें से सिर्फ गला घोटने देने वाला काला धुआं निकल रहा था। अचानक मेरे फोन की रिंगटोन बजी। स्क्रीन पर आ रहे उस नाम को देखकर मेरे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। मैंने कॉल उठाई, स्पीकर ऑन किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लियू रुयान की आवाज बहुत ही तीखी और कानों में चुभने वाली थी, जिसमें मौत के करीब पहुंचने का पागलपन था। हबी, क्या ये तुम हो? तुम कहाँ हो? जल्दी आकर मुझे बचा लो। तुमने कहा था ना कि हम प्राइवेट जेट से जाएंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर मैंने अपने पास रखा वॉइस चेंजर वाला माइक्रोफोन उठाया। लियू रुयान, खिड़की के बाहर देखो। फोन के उस पार लियू रुयान सुन्न पड़ गई। उसने बिना कुछ सोचे उस अंधेरी खिड़की के बाहर देखा। पहाड़ के बीचों बीच अचानक एक बहुत ही तेज रोशनी चमक उठी। उसी वक्त मैंने अपने बंकर के ऑब्जर्वेशन डेक की सर्च लाइट ऑन कर दी थी। लियू रुयान के दिल में एक बहुत ही बुरा एहसास होने लगा और वो चीख कर बोली, तुम कौन हो? लॉन्गे कहाँ है? मुझे लॉन्गे से बात करनी है। पहाड़ के बीच से आने वाली उस तेज रोशनी को देखकर ट्रेन के अंदर मौजूद लोग पूरे 10 सेकंड तक एकदम शांत रहे और उसके बाद वो पूरी ताकत से चीख पड़े, वहां कोई है, वहां कोई है, वहां रोशनी है, बिजली है, वो पक्का कोई रेस्क्यू टीम होगी। धक्का मत दो, मुझे पहले नीचे उतरने दो। वो एक रेस्क्यू स्टेशन है। वो लोग जो ठंड की वजह से एक कोने में सिकुड़े हुए थे, अब उनके अंदर किसी पावर बूस्टर जैसी एनर्जी आ गई थी। जिंदा बचने की भूख ने उनकी अकल और यहाँ तक कि उस भयानक ठंड को भी पीछे छोड़ दिया था। लोग पागलों की तरह ट्रेन के दरवाजों और खिड़कियों पर धक्के मार रहे थे। लियू रुयान ने उस रोशनी को देखा। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू इंस्टेंटली जमकर बर्फ बन गए, लेकिन फिर भी वो हंस रही थी, एक बहुत ही पागल और डरावनी हंसी। मुझे पता था लॉन्गे सिर्फ मुझे डरा रहा है, वो मुझे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है। उसने उस फोन को कसकर पकड़ा जो अभी तक कटा नहीं था और चीखते हुए बोली, हबी, मुझे पता था तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तुम जानबूझकर मुझे तड़पता हुआ देखना चाहते थे ना। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब जल्दी से किसी को नीचे भेजो और हमें यहाँ से ले जाओ। लेकिन फोन के उस पार से सिर्फ कुछ खाने की चबाने वाली आवाज आ रही थी और फिर मेरी एकदम रिलैक्स सी आवाज आई, तुम्हें लेने आऊं? नहीं रुयान, तुम गलत समझ रही हो। इस रास्ते पर सिर्फ मैं ही चल सकता हूँ। तुम लोगों के लिए ये सीधे मौत की खाई है। अगले ही सेकंड मैंने फोन काट दिया। इस वक्त तक कुछ हट्टे कट्टे आदमियों ने मिलकर ट्रेन का दरवाजा तोड़ दिया था। बर्फीली हवा का तूफान तुरंत अंदर घुसा और दरवाजे के पास खड़े लोगों को उड़ाकर पीछे फेंक दिया। लेकिन इस चीज ने भी भीड़ के पागलपन को कम नहीं किया। सैकड़ों लोग काली चींटियों की तरह एक दूसरे को धक्का देते हुए ट्रेन से कूदने लगे और अपनी कमर तक गहरी बर्फ में गिर गए। उन्होंने सिर उठाकर पहाड़ की तरफ देखा। वो वार्म येलो लाइट वाला बंकर ठीक उनके सिर के ऊपर था और उसका स्ट्रीट डिस्टेंस सिर्फ कुछ 100 मीटर ही लग रहा था। लेकिन रियलिटी ने उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा।
ट्रेन वाले यिंगजुइया ब्रिज से लेकर मेरे बंकर के एंट्रेंस तक 70 डिग्री की एक बहुत ही खड़ी ग्रेनाइट की चट्टान थी और वो चट्टान बर्फ की एक बहुत मोटी लेयर से ढकी हुई थी। ये एक आइस आर्मर था जो बारिश और बर्फ के गिरने से इंस्टेंटली जमकर बना था। सबसे आगे वो भारी आदमी था जिसने जैकेट छीनी थी। उसने बर्फ पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। पहले 20 मीटर तक वो किसी तरह अपने हाथ पैर मारकर ऊपर चढ़ गया, लेकिन 20 मीटर पर बर्फ की लेयर पतली हो गई और उसके नीचे छिपी हुई एकदम चिकनी बर्फीली चट्टान बाहर आ गई। उसके नॉर्मल स्पोर्ट शूज उस जमीन पर बिल्कुल ग्रिप नहीं बना पाए। वो फिसला और सीधा नीचे भीड़ के ऊपर आकर गिरा, जिससे उसके नीचे कई लोग दब गए और भी बहुत सारे लोग पागलों की तरह ऊपर चढ़ने लगे। कुछ लोगों ने ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने अपनी उंगलियों से चट्टान के गैप्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन -50 डिग्री के टेम्परेचर में चट्टान को छूते ही उनकी उंगलियों की स्किन उससे चिपक जाती थी और थोड़ा सा भी जोर लगाने पर उनकी स्किन फटने का दर्दनाक एहसास होता था। तुरंत ही चारों तरफ से दर्द से चीखने की आवाजें आने लगी। लियू रुयान की फैमिली भी उसी भीड़ के बीच में थी। लियू हाओ ने अपनी उधार ली हुई मिलिट्री कोट में लिपटे हुए कहा, बहन, हालात बहुत खराब हैं। इस पहाड़ी दीवार पर पैर टिक ही नहीं रहे हैं। लियू रुयान ने ऊपर चमक रही उस रोशनी को देखा। जिंदा रहने की वो उसकी इकलौती उम्मीद थी। उसने अपने दांत पीसे, अपने उस क्रोकोडाइल स्किन बैग को गले में लटकाया, अपने ग्लव्स उतारे और अपने नाखूनों से उस बर्फीली चट्टान को पकड़ने की कोशिश करने लगी। वो चढ़ते चढ़ते गुस्से में बोली, लॉन्गे, तू बस इंतजार कर, मैं ऊपर आऊंगी और फिर मैं तुझे घुटनों पर बिठाकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगी। इस नफरत के पागलपन की वजह से वो सच में 30 मीटर तक ऊपर चढ़ गई, लेकिन ठीक उसी वक्त घाटी के एकदम अंदर से एक भयानक बर्फीला तूफान आया। उस हवा की स्पीड लेवल 12 के हरिकेन जितनी थी। उस हवा ने चट्टान पर लटके हुए उन दर्जनों लोगों को किसी तिनके की तरह उड़ा दिया। अचानक लियू रुयान को अपना शरीर एकदम हल्का लगने लगा और वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने लगी। वो बर्फ की ढलान पर टकराते और लुढ़कते हुए नीचे आई और आखिर में जमीन पर पड़ी गहरी बर्फ में जोर से गिरी। एक बहुत तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसे लगा कि उसकी कम से कम 2 पसलियां टूट गई हैं और सबसे बुरी बात तो ये थी कि जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि बंकर की बैल्कनी पर मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन बन रहा था जो मेरी वीडियो दिखा रहा था। स्क्रीन पर मैं अपना व्हाइट बाथरोब पहने एक हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए हुए था और मेरे ठीक सामने एक गर्म भाप छोड़ता हुआ हॉट पॉट रखा हुआ था। मैंने मीट का एक पीस उठाया, सेसेमे सॉस में डुबोया और अपने मुंह में रख लिया। मेरे चेहरे पर एक गजब का सुकून था। मुझे ऐसे मजे से हॉट पॉट खाते देखकर उस -50 डिग्री की खौफनाक ठंड में खड़े वो सभी जिंदा लोग अंदर तक टूट गए। जैकेट छीनने वाला वो भारी आदमी पूरी तरह पागल हो गया था। वो आसमान की तरफ देखते हुए रोने वाली आवाज में चीखने लगा, मुझे बस एक निवाला खाने को दे दो, सिर्फ एक निवाला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन उसके जवाब में लाउडस्पीकर से सिर्फ मेरी आवाज आई, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बस आपको एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहता हूं कि बाहर का टेम्परेचर इस वक्त -58 डिग्री है। आपके शरीर की गर्मी आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 मिनट तक जिंदा रख सकती है। 20 मिनट बाद तुम सब जमकर बर्फ की मूर्तियां बन जाओगे। इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुरंत वापस ट्रेन में चला जाता। हालांकि वहां भी मौत पक्की है, लेकिन कम से कम वहां मरने के बाद तुम्हारी लाश तो पूरी रहेगी। कमरे में बैठा मैं अपना हॉट पॉट खाते हुए बोला, और हाँ मिस लियू रुयान, तुम्हारी पसलियां कैसी हैं? मैंने अभी तुम्हें नीचे गिरते हुए देखा था। वो गिरने का स्टाइल बिल्कुल भी क्लासी नहीं था और तुम्हारे उस क्रोकोडाइल स्किन बैग के साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। इस वक्त लियू रुयान को इतना गंदा फील हो रहा था मानो उसे सबके सामने नंगा कर दिया गया हो। अब फाइनली भीड़ का दिमाग ठिकाने आ गया था, या यूं कहें कि मौत के डर ने उनके लालच को हरा दिया था। जो लोग कुछ देर पहले एक दूसरे को धक्का देकर पहाड़ पर चढ़ रहे थे, अब वो वापस ट्रेन में घुसने के लिए एक दूसरे को कुचलने लगे। लियू दाकियांग आधी मरी हुई लियू रुयान को घसीट रहा था और जैंग चुईलियान गालियां बक रहे लियू हाओ को खींच रही थीं। ये पूरा परिवार किसी तरह घिसटते हुए वापस कैबिन में पहुंच गया। मैंने प्रोजेक्टर बंद किया, अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखे और बोला, सिस्टम डेटा रिपोर्ट करो। तुरंत ही कमरे में सिस्टम की आवाज गूंजी। बाहर का टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिर चुका है। ट्रेन एरिया में जिंदा लोगों की गिनती लगातार कम हो रही है। पिछले 1 घंटे के अंदर 32 लोग ठंड से जमकर या पहाड़ से गिरने की वजह से मारे जा चुके हैं। ये सुनकर मैंने अपना सिर हिलाया। मेरे चेहरे पर रत्ती भर भी दया नहीं थी। मेरी पिछली लाइफ में इन लोगों ने कभी ना कभी मेरा फायदा उठाया था या मुझे धोखा दिया था। इनमें से कोई भी मासूम नहीं था। मैंने स्क्रीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रेन में वापस घुस रहे उन लोगों को देखा। मैंने ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का कंट्रोल पैनल ऑन किया और अपनी उंगली से एक रेड बटन दबा दिया। ये एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो थी। उसके बाद मैं पीछे मुड़ा और अपने बेडरूम में सोने चला गया। ट्रेन में फंसे हुए लोगों का ये दूसरा दिन था और दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन बाहर का नजारा किसी डरावनी रात जैसा था। घने बादलों ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया था और बर्फीले तूफान ने ट्रेन को आधा दफना दिया था। कैबिन के अंदर का टेम्परेचर -20 डिग्री था। ज्यादातर लोग अपने साथ सिर्फ थोड़ा बहुत स्नैक्स लेकर आए थे और वो सारा खाना उन्होंने कल रात घबराहट में ही खा लिया था।
अब हालात ऐसे थे कि अगर किसी को एक एक्सपायर हुई कैंडी भी मिल जाए तो उसे पाने के लिए खूनी खेल शुरू हो सकता था। कैबिन नंबर 9 में लियू रुयान की फैमिली नीचे वाली सीट पर सिकुड़ी बैठी थी। उनके शरीर पर पड़ी मिलिट्री कोट्स अब उन्हें गर्मी नहीं दे रही थीं। डर के मारे आए पसीने से वो कोट्स अंदर तक गीली हो चुकी थीं और अब वो जमकर बर्फ की एक मोटी चादर बन चुकी थीं जो उनके शरीर से एकदम सख्त रूप में चिपकी हुई थी। लियू हाउ सिकुड़ कर लेटा था और उसका चेहरा किसी लाश की तरह सफेद था। उसके होंठ फटकर लहूलुहान हो चुके थे। उसने पिछले 10 घंटे से कुछ नहीं खाया था। जैंग चुइलियान लय होते हुए अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और फिर उसने बहुत ही गुस्से से लियू रुयान की तरफ देखा। रुयान, तेरे बैग में कुछ खाने को बचा है क्या? कोई च्युइंगम ही दे दे। लियू रुयान ने कमजोरी से अपना सिर ना में हिलाया। उसकी पसलियों का दर्द इतना भयंकर था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। नहीं बचा, सच में कुछ नहीं है। आखिरी चॉकलेट का पीस भी भाई ने छीन कर खा लिया था। जांग चुलियन पूरी बेशर्मी से चीखी। वो तेरा भाई है, वो अभी बढ़ रहा है, उसने खा ली तो क्या हुआ? और तेरा वो बैग, उस क्रोकोडाइल स्किन बैग में हिडन पॉकेट्स भी तो हैं, उसमें ढूंढ। लियू रुयान ने अपने बैग को अपनी छाती से चिपका लिया। वो बैग उसकी आखिरी इज्जत थी और इस बात का सबूत था कि शायद मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। मॉम, आप डैड से क्यों नहीं पूछती? मैंने अभी देखा था, उन्होंने आधी पैकेट बिस्किट छुपाई है। ये सुनते ही सबकी नजरें कोने में दुबके हुए लियू दाचियांग पर पड़ गईं। लियू दाचियांग का शरीर अकड़ गया और उसने घबराहट में अपनी जैकेट की जेब पर हाथ रख लिया। नहीं, वो तो बस एक खाली पैकेट था जो मुझे नीचे पड़ा मिला। इस बार जिस इंसान ने हमला किया वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा बेटा लियू हाउ था। लियू हाउ किसी पागल कुत्ते की तरह अपने बाप पर झपका और उसके कपड़े फाड़ने लगा। जांग चुलियन भी अपने बेटे की मदद करने लगी। वो चिल्ला रही थी, बुढ़े, क्या तेरे अंदर इंसानियत नहीं बची? तेरा बेटा भूख से मर रहा है और तू खाना छुपा रहा है। इस हाथापाई के बाद आधा टूटा हुआ ओरियो बिस्किट्स का पैकेट नीचे गिर गया। उसमें सिर्फ 3 बिस्किट्स थे। ये देखते ही लियू हाउ ने बाज की जैसी तेजी से 2 बिस्किट्स उठाए और अपने मुंह में ठूस लिए। वो बिना चबाए ही उन्हें निगल गया। बचा हुआ एक बिस्किट कीचड़ और बर्फ से सनी जमीन पर गिर गया। जांग चुलियन ने तुरंत झपट कर उसे उठाया, उस पर फूंक मारी, आधा खुद खाया और फिर कीचड़ से सना हुआ बाकी आधा बिस्किट लियू हाउ को दे दिया। ये ले, इसे भी खा ले, मेरा बेटा भूख से मर जाएगा। और जहां तक लियू दाचियांग और लियू रुयान की बात थी, उन्हें बिस्किट का एक चूरा तक नहीं मिला। लियू रुयान ने यह सब देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कोई इमोशनल आंसू नहीं थे बल्कि अंदर से टूट जाने वाले आंसू थे। यही उसकी फैमिली थी, यही वो फैमिली थी जिसके लिए उसने मुझे धोखा दिया था। अचानक ट्रेन का वो टूटा हुआ लाउडस्पीकर बहुत ही अजीब तरीके से ऑन हो गया। गुड नून पैसेंजर फ्रेंड्स, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत भूखे हो और मुझे ये भी पता है कि तुम ठंड से मर रहे हो। इस ट्रेन का एक पुराना पैसेंजर होने के नाते मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट देने का फैसला किया है। ट्रेन की पेंट्री कार यानी कैबिन नंबर 10 में फ्रिज के सबसे नीचे एक लॉक किया हुआ सीक्रेट बॉक्स है। उसके अंदर सेल्फ हीटिंग मिलिट्री फूड का एक पूरा डब्बा भरा हुआ है। उसमें ब्रेज्ड पोर्क फ्लेवर है, करी चिकन फ्लेवर है और यहाँ तक कि कुछ शराब की बोतलें भी हैं। मेरी ये बात सुनते ही मानो किसी ने खौलते हुए तेल में पानी डाल दिया हो। कैबिन के सभी लोगों की आंखों में एक भूखी चमक आ गई। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। पर उस सीक्रेट बॉक्स की चाबी मैंने उसे 14 नंबर वाले हार्ड सीट कैबिन में कहीं छिपा दिया है। या अगर मैं और क्लियर कहूं तो वो चाबी डाउन जैकेट पहने एक पैसेंजर के पास है। मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला था। पेंट्री कार में सच में वो मिलिट्री फूड था, लेकिन वो चाबी वाली बात मैंने बस एक खूनी खेल शुरू करने के लिए बनाई थी। उसी वक्त कैबिन नंबर 9 में लियू रुयान की फैमिली ने भी वो अनाउंसमेंट सुनी। वो लोग पेंट्री कार के सबसे करीब थे। अगर उन्हें वो चाबी मिल गई तो वो सारा खाना अकेले ही खा सकते थे। लियू हाउ अपनी जगह से उछल पड़ा। उसकी आंखों में लालच का एक भयानक हरा रंग था। जल्दी से कैबिन नंबर 14 में चलो, वो चाबी हमारी होनी चाहिए। वो तीनों तुरंत कैबिन नंबर 14 की तरफ भाग गए। लियू रियान को पता था कि ये मेरा कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन पेट में जल रही उस भयंकर भूख ने उसे भी उनके पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। कैबिन नंबर 14 में पहले से ही दंगे शुरू हो चुके थे। लोग एक दूसरे को मार काट कर डाउन जैकेट वाले इंसान को ढूंढ रहे थे। तभी लाउडस्पीकर से मेरी आवाज़ फिर से आई, ओह सॉरी, मुझे अभी याद आया, वो चाबी डाउन जैकेट वाले इंसान के पास नहीं है, वो तो पिंक ओवरकोट पहने एक लड़की के पास है। अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोगों की खून की प्यासी नजरें सीधा लियू रियान पर जाकर टिक गईं, जो अभी अभी दरवाजे से अंदर घुसी थी। लियू रियान सुन्न पड़ गई। उसने नीचे अपनी उस महंगी पिंक कोट को देखा और फिर उसे अपने आसपास सैकड़ों लोगों के मुंह में लार टपकने की आवाजें सुनाई दी। भीड़ में से किसी एक ने बहुत ही खौफनाक और सूखी आवाज में कहा, पिंक, उसने पिंक कोट पहनी है। लियू रियान की हालत खराब हो गई और उसके पैरों ने कांपना शुरू कर दिया। मैं लॉन्गे झूठ बोल रहा है, वो तुम सबको बेवकूफ़ बना रहा है, मेरे पास कोई चाबी नहीं है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लियू दाचियांग को आखिर समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है। वो जोर से चिल्लाया, रुयान भागो,
लेकिन वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि वो पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए कैबिन नंबर 9 की तरफ भाग गया। ज़ैंग चुइलियान भी चीखी और उसने लियू हाओ का हाथ पकड़कर भीड़ के बीच से भागने की कोशिश की। मौत के इस खौफनाक मंजर में उनका वो नकली परिवार उस खिड़की के पतले शीशे से भी ज्यादा कमजोर साबित हुआ। अकेले छूट जाने के डर ने लियू रियान के अंदर जिंदा बचने का एक खूंखार जानवर जगा दिया। उसने झटके से अपनी वो महंगी पिंक कोट उतारी और उस भारी आदमी के मुंह पर दे मारी ताकि वो उसे चकमा दे सके। उस आदमी ने कोट नीचे फेंकी और अपनी कुल्हाड़ी पास वाली सीट पर दे मारी, जिससे चिंगारियां निकली। ये औरत मुझे चकमा दे रही है, पकड़ो इसे, जो इसे पकड़ेगा उसे मैं मीट का एक पीस दूंगा। उसका इतना कहना था और पूरा कैबिन किसी भूखे भेड़ियों के झुंड में बदल गया। जो लोग भूख से मरने वाले थे वो सब किसी एनर्जी बूस्ट की तरह उसके पीछे भागने लगे। लियू रियान गिरते पड़ते दोनों कैबिन्स के बीच वाले हिस्से में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैबिन नंबर 9 का दरवाजा अंदर से लॉक था। बर्फ से जमे उस शीशे के आर पार उसने देखा कि उसका अपना बाप लियू दाचियांग और भाई हाओ पूरी ताकत लगाकर दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़े थे। लियू रियान पागलों की तरह शीशे पर धक्के मारने लगी और बहुत ही भयानक आवाज में रोते हुए चीखी, डैड, हाओ हाओ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ, पीछे लोग मुझे मारने आ रहे हैं, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। दरवाजे के पीछे लियू हाओ का वो मासूम चेहरा अब किसी शैतान की तरह डरावना हो गया था। उसने शीशे के उस पार से चिल्ला पर कहा, यहाँ मत आ, वो लोग तुझे पकड़ना चाहते हैं, तू हमें भी मरवा देगी। लियू दाचियांग ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। उसमें अपनी बेटी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी, बस वो अपना कंधा दरवाजे से टिकाकर उसे रोके हुए था। रुयान, अपनी फैमिली के लिए तू अपनी जान दे दे, वैसे भी लॉन्गे को तुझसे ही दुश्मनी है। लियू रुयान के पीछे उन भूखे जानवरों के कदमों की आवाजें बहुत करीब आ चुकी थीं। ठीक उसी वक्त ज़ैंग चुलियन, जो धीमे दौड़ने की वजह से पीछे रह गई थी, वो भी वहीं फंस गई। उसने अपने पति और बेटे के साथ अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उसे भी बाहर ही छोड़ दिया। हमेशा दूसरों पर चिल्लाने वाली वो घमंडी औरत इस वक्त एक कोने में दुबक कर कांप रही थी। ज़ैंग चुलियन ने रोते हुए लियू रुयान का हाथ पकड़ा। रुयान, अब क्या होगा? वो लोग आ गए। उस भारी आदमी का साया दरवाजे पर दिखाई दिया। उसके पीछे खून के प्यासे उन पागलों की पूरी भीड़ थी। लियू रुयान उस ठंडे दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी। अब उसके पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। अचानक उसकी नज़र अपने बगल में खड़ी अपनी माँ ज़ैंग चुलियन पर पड़ी। पिछली लाइफ में ट्रेन के दरवाजे पर उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझे धक्का दे दिया था, और इस लाइफ में मौत के इस दरवाजे पर हिस्ट्री खुद को एकदम उसी तरह से रिपीट कर रही थी। इससे पहले कि ज़ैंग चुलियन कुछ समझ पाती, लियू रुयान ने झटके से अपने हाथ आगे किए, अपनी माँ के कंधे पकड़े और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उस भारी आदमी की तरफ धक्का दे दिया। जैसे ही वो आदमी ज़ैंग चुलियन से टकरा कर रुका, उसी पल का फायदा उठाकर लियू रुयान पागलों की तरह वॉशरूम की तरफ भागी और अपनी कोहनी से शीशे को चकनाचूर कर दिया। उस शीशे में पहले से ही दरारें थीं। वो बिना कुछ सोचे उस टूटी हुई खिड़की से अंदर घुस गई और उस कमजोर से प्लास्टिक के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। दरवाजे के बाहर से ज़ैंग चुलियन की मौत की खौफनाक चीखें आने लगीं। उसके बाद हड्डियां कटने की वो डरावनी आवाजें आईं और खाने के लिए लड़ते हुए उस खूंखार भीड़ की चीखें गूंजने लगीं। लियू रुयान उस छोटे से वॉशरूम में टॉयलेट सीट के पास सिकुड़कर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपने कान कसकर बंद कर लिए। पहाड़ के उस बंकर में बैठा मैं ये सब देख रहा था। मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। मैंने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और एक भारी आवाज में बोला, वाह, क्या शानदार परफॉर्मेंस थी। लियू रुयान, तुम आज भी उतने ही बेरहम और खूंखार हो जितनी पिछली लाइफ में थी। ट्रेन में फंसे हुए आज तीसरा दिन हो चुका था और सुबह का टाइम था। मेरी आवाज ट्रेन के लाउडस्पीकर से फिर से गूंजी, गुड मॉर्निंग सर्वाइवर्स। मैंने कल रात कैमराज में वो सब देखा जो यहाँ हुआ था। सच में मैं बहुत हैरान हूँ। खास तौर पर मिस लियू रुयान का वो धक्का, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। और मिस्टर लियू हाओ का अपने ही परिवार के मुंह पर दरवाजा बंद करना, वो तो सच में गजब था। आग के पास बैठे लियू रुयान, लियू दाचियांग और लियू हाओ एक साथ कांप उठे। लियू रुयान ने झटके से अपना सिर उठाया और छत पर लगे उस स्पीकर को घूरने लगी। मेरी आवाज में एक हंसी थी। क्या तुम्हें बहुत अजीब नहीं लग रहा? सच तो ये है कि वो मिलिट्री फूड का डब्बा कभी था ही नहीं और ना ही कोई चाबी थी। उस वक्त तुम लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तुम बस बहुत भूखे थे और तुम्हें कुछ खाने का या फिर किसी इंसान को ही खा जाने का बस एक बहाना चाहिए था। लियू हाओ अचानक पागल हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगा, चुप हो जाओ, बस करो, लौंगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लियू हाओ ने अभी अभी जो खाया था वो उसके पेट में उबलने लगा। एक बहुत ही भयानक उल्टी की फीलिंग से वो जोर जोर से उल्टियां करने लगा। उसके पेट से जो बाहर आया वो बिना पचा हुआ कच्चा मीट था। मेरी आवाज ट्रेन के लाउडस्पीकर से गूंजती रही। आने वाले 1 महीने तक टेम्परेचर -80 डिग्री तक रहने वाला है। जब ट्रेन की आखिरी कुर्सी भी जल जाएगी, गर्मी और खाना पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब तुम लोग किसे खाने वाले हो? मेरी आवाज में एक बहुत ही चालाक सा जहर था। मिस्टर लियू दाचियांग, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं।
आपका मीट बहुत सख्त होगा, शायद कोई उसे खाना पसंद ना करे। लेकिन लियू हाओ, तुम तो एकदम यंग हो, तुम्हारी स्किन भी बहुत सॉफ्ट है, पक्का सबसे पहले तुम्हें ही चुनेंगे। और रही बात लियू रुयान की, तुम बहुत चालाक और बेरहम हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम आखिर तक जिंदा रहोगी। आखिर तुमने तो अपनी सगी माँ को ही मार डाला। मेरी बात खत्म होते ही मैंने बंकर के कंट्रोल रूम से माइक्रोफोन बंद कर दिया। मैंने स्क्रीन पर देखा कि लियू हाओ बहुत ही खौफ और शक भरी नजरों से अपनी बहन और अपने बाप को देख रहा था, और लियू रुयान बहुत ही डरावनी नजरों से अपने भाई की गर्दन को घूर रही थी। उनके बीच का वो खूनी शक अब पैदा हो चुका था। इस बंद ट्रेन के बर्फीले ताबूत में अब कोई फैमिली नहीं थी, सिर्फ जिंदा रहने के लिए इंसानी खाने का स्टॉक था। मैंने वाइन कैबिनेट से एक बहुत ही प्रीमियम तिरामिसू केक निकाला, एक सिल्वर स्पून से उसका एक पीस काटा और खाया। उसकी वो मिठास और हल्का कड़वापन बिल्कुल मेरे इस रिवेंज के टेस्ट जैसा था। मैंने कंट्रोल रूम को ऑर्डर दिया, सिस्टम, ट्रेन की बची हुई पावर सप्लाई भी कट कर दो और मेरे बंकर की सारी एक्सटर्नल लाइट्स भी ऑफ कर दो। बंकर के ऊपर से ट्रेन पर पड़ रही वो तेज रोशनी झटके से बंद हो गई और वो पूरी दुनिया एक बार फिर से एक कभी ना खत्म होने वाले घुप अंधेरे में डूब गई। मैं अपने उस बड़े से फ्लोर टू सीलिंग शीशे के पास गया और बाहर उस गहरे काले बर्फीले बंजर इलाके को देखने लगा। रीबॉर्न होने के बाद से पिछले 5 महीनों में मैं हर एक दिन बस इसी पल के लिए जी रहा था। अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने मुझे दर्द दिया था वो अब मौत से भी बदतर सजा काट रहे हैं, लेकिन मुझे अंदर से कोई खालीपन फील नहीं हो रहा था, क्योंकि अपोकलिप्स तो अभी बस शुरू हुआ है। ये ट्रेन तो बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। दूर के शहरों में उस अंतहीन बंजर जमीन पर शायद और भी बहुत सारे खतरे और चैलेंजेस मेरा इंतजार कर रहे हैं। K109 ट्रेन को फंसे हुए पूरे 17 दिन हो चुके थे। आधे महीने तक तबाही मचाने के बाद आज फाइनली वो बर्फीला तूफान रुक गया था। लेकिन ये कोई राहत नहीं थी, बल्कि ये तो एक और भी खौफनाक सजा की शुरुआत थी। आसमान में एक बहुत ही डरावना और ठंडा सूरज लटक रहा था, जिसमें रत्ती भर भी गर्मी नहीं थी। हवा इतनी ठंडी थी मानो वो जमकर पत्थर बन गई हो। बाहर का टेम्परेचर -85 डिग्री तक गिर चुका था और जमीन पर बर्फ 4.5 मीटर गहरी थी। तभी एक बहुत ही एडवांस मशीन के चलने की आवाज ने घाटी के उस सन्नाटे को तोड़ा। बंकर का ब्लास्ट डोर धीरे धीरे खुला। मैंने अपनी पोलर कोल सूट पहनी हुई थी और बाहर आया। मैंने बहुत सारा पैसा खर्च करके पोलर रिसर्च टीम से एक फुली कवर्ड एक्सोस्केलेटन एक्सट्रीम वेदर सूट खरीदा था। एक काले रंग की हाईटेक बॉडी ने मुझे पूरा ढका हुआ था। हेलमेट के शीशे पर नीले रंग का डेटा चमक रहा था। सूट के अंदर लगी माइक्रोन्यूक्लियर बैटरी मेरे पूरे शरीर के हीटिंग सिस्टम और पावर बूस्टर को चला रही थी। इस वजह से इस जमा देने वाली दुनिया में भी मेरे शरीर का टेम्परेचर 36 डिग्री था और मैं एकदम नॉर्मल तरीके से चल फिर सकता था। इसके साथ ही मेरी पीठ पर एक हाई प्रेशर स्नाइपर राइफल टंगी हुई थी और मेरे हाथ में कार्बन फाइबर की एक ट्रैकिंग स्टिक थी। आज न्यू ईयर का पहला दिन था। मैंने सोचा कि बाहर टहल कर आऊं और साथ ही अपने उन पुराने दोस्तों को न्यू ईयर विश भी कराऊं। मैंने अपने एक्सोस्केलेटन का स्की मोड ऑन किया और उस बर्फीले पहाड़ से तेजी से नीचे फिसलने लगा। कुछ ही मिनटों में मैं यिंगजुइया ब्रिज के ऊपर पहुंच गया। वो बहुत बड़ा रेलवे ब्रिज अब पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था और वो चमकते हुए शीशे जैसा एक आइस ब्रिज बन चुका था। और वो K109 ट्रेन अब सिर्फ एक धुंधले से साई जैसी लग रही थी। लगभग पूरी ट्रेन बर्फ के नीचे दफन हो चुकी थी। सिर्फ कैबिन नंबर 9 का एक छोटा सा कोना बाहर दिख रहा था, जो किसी कब्र के पत्थर जैसा लग रहा था। मैंने अपने हेलमेट का ब्रीदिंग वाल्व एडजस्ट किया और कैबिन नंबर 9 की खिड़की के पास गया। खिड़की पहले ही टूट चुकी थी और उस पर बर्फ जमी हुई थी। मैंने अपना हीटिंग फंक्शन वाला मैकेनिकल हाथ आगे किया, खिड़की पर जमी बर्फ को पिघलाया और देखने के लिए एक छोटा सा छेद बनाया। मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर देखा। उस तेज रोशनी ने अंदर के घुप अंधेरे को चीर दिया और जो नजारा मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। वो एक आइस स्कल्पचर्स का म्यूजियम लग रहा था, या यूं कहूं कि वो सीधे नर्क का नजारा था। कैबिन के अंदर मौत से ठीक पहले की वो खौफनाक अफरा तफरी एकदम फ्रीज हो चुकी थी। लाशें एक दूसरे के ऊपर पागलों की तरह गिरी पड़ी थीं। इतनी भयंकर ठंड की वजह से उनके चेहरों पर मौत से ठीक पहले का डर एकदम साफ छपा हुआ था। कोई अपना मुंह फाड़े चीख रहा था, कोई एक कोने में सिकुड़कर रो रहा था और किसी के हाथ में अभी भी खून से सना हुआ किसी इंसान का मांस कसकर दबा हुआ था। बीच वाले रास्ते पर मैंने देखा कि लियू दाचियांग और लियू हाओ एक दूसरे को कसकर गले लगाए मरे पड़े थे। वो किसी प्यार की वजह से नहीं था, बल्कि मौत के उस आखिरी पल में वो एक दूसरे के ठंडे हो चुके शरीर से थोड़ी सी भी गर्मी चुराने की कोशिश कर रहे थे। और उनके ठीक बगल में रखे उस आग के बर्तन में अब सिर्फ काली राख और कुछ इंसानी हड्डियां बची थीं। मेरे हेलमेट की स्पीकर से मेरी आवाज उस सन्नाटे से भरे कैबिन में गूंजी। क्या यही वो एंडिंग थी जो तुम लोग चाहते थे? चलो, कम से कम पूरा परिवार एक साथ तो है। उसके बाद मैं मुड़ा और वहां से चल दिया। मेरी पिछली लाइफ की वो नफरत उनकी मौत के साथ ही खत्म हो चुकी थी। अब मेरे अंदर बस एक टारगेट पूरा होने वाला सुकून था। जब मैं अपने थ्रस्टर्स ऑन करके वापस बंकर की तरफ उड़ने वाला था, तभी मेरे एक्सोस्केलेटन के लाइफ डिटेक्शन रेडार पर अचानक एक बीप हुई। सिस्टम पर एक अलर्ट आया,
3 o'clock डायरेक्शन, डिस्टेंस 50 मीटर्स। एक बहुत ही हल्की हीट सोर्स डिटेक्ट हुई है। मैं थोड़ा हैरान हुआ और रेडार की बताई हुई डायरेक्शन की तरफ चल दिया। वहां हवा को रोकने वाला एक बहुत बड़ा पत्थर था। वो पत्थर ट्रेन से लेकर पहाड़ी के ऊपर बने मेरे बंकर के रास्ते के एकदम बीच में था। वहां कुछ पत्थरों और बर्फ के बीच एक इंसान आधा दफन हुआ पड़ा था। वो इंसान किसी कीड़े की तरह बहुत ही धीमी स्पीड से रेंग रहा था और उसकी उंगलियां उस जमे हुए बर्फ को खरोच रही थीं। मैं पास गया और मैंने उसका चेहरा देखा। वो लियू रुइयान थी। उसने 7-8 फटे पुराने कपड़े लपेटे हुए थे। सबसे ऊपर वाली मिलिट्री कोट खून और गंदगी से सनी हुई थी। उसके बाल जमकर बर्फ का एक पत्थर बन चुके थे। उसके पूरे चेहरे पर फ्रॉस्ट बाइट और पस से भरे हुए घाव हो गए थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं और उन आंखों में जिंदा रहने का एक पागलपन भरा जुनून था। वो ट्रेन के पूरी तरह से जमने से पहले ही बाहर निकल आई थी। जिंदा रहने की उस भयानक जिद के दम पर -85 डिग्री के बर्फीले तूफान में वो किसी कीड़े की तरह पूरे 2 दिन और 2 रात तक रेंगती रही, सिर्फ उस गर्म जन्नत जैसे बंकर तक पहुंचने के लिए जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। कदमों की आवाज सुनकर लियू रुइयान ने बहुत मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसकी पलकों पर बर्फ जमी हुई थी और उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने मेरे उस ऊंचे काले साए को देख लिया था। उसका गला ठंड से पूरी तरह से फट चुका था और उसके मुंह से किसी टूटी हुई मशीन जैसी भयानक आवाज आ रही थी। उसने अपना काला पड़ चुका हाथ आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरे पैर को पकड़ लिया। मैं नीचे दिखा। अपने हेलमेट के वन वे शीशे के आर पार मैं उसकी आंखों में वो भूख एकदम साफ देख सकता था, जिंदा रहने की भूख। मैंने उससे कहा, वाह क्या गजब की लाइफलाइन है तुम्हारी। एक कॉकरोच भी तुम्हें अपना भगवान मान लेगा। मैं नीचे झुका, लेकिन मैंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि मैंने अपने हेलमेट का शीशा खोल दिया। सफेद भाप बाहर निकली और मेरा वो चेहरा सामने आ गया जिसे लियू रुइयान दुनिया में सबसे अच्छे से जानती थी। एकदम फ्रेश, साफ और आंखों में एक चमक लिए हुए। मेरे चेहरे पर ठंड का एक निशान तक नहीं था। जमीन पर रेंग रही लियू रुइयान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी। उस भयंकर ठंड में वो स्माइल बहुत ही खतरनाक लग रही थी। जमीन पर रेंग रही लियू रुइयान को देखते हुए मैंने कहा, क्या हुआ? बहुत शौक लगा? क्या तुम्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है? लेकिन अफसोस, इस दुनिया में पास्ट को बदलने की कोई मेडिसिन नहीं है। यहाँ बस तुम्हारे किए हुए कर्म है जो तुम्हारे सामने है। लियू रुइयान के होंठ कांपने लगे। उसके आंसू गिरे और पलक झपकते ही उसके गालों पर बर्फ के मोती बन गए। वो कुछ कहना चाहती थी। वो भीख मांगना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे एक और चांस दे दो। लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने अपनी कमर से एक थर्मस निकाला, उसका ढक्कन खोला और एकदम खौलती हुई ब्राउन शुगर जिंजर टी की एक बहुत ही शानदार खुशबू बाहर निकली। -85 डिग्री की इस हवा में वो खुशबू किसी जन्नत के अमृत जैसी लग रही थी। लियू रुइयान की नजरें उस थर्मस पर टिक गईं। उसके गले से लार निगलने की आवाज आई। मैंने उसके एकदम सामने उस जिंजर टी का एक घूंट पिया और फिर बाकी बची हुई चाय को सीधे बर्फ पर गिरा दिया। उसके बाद मैंने अपना मास्क वापस बंद किया, खड़ा हुआ और अपने एक्सोस्केलेटन सूट के जेट सिस्टम को ऑन किया। मैं पीछे मुड़ा और तेजी से उड़ते हुए पहाड़ की तरफ चला गया और पीछे सिर्फ लियू रुइयान बची थी, जो बर्फ पर गिरी उस जमी हुई चाय के सामने रेंग रही थी। उसका हाथ हवा में किसी चीज को पकड़ने के पोज में ही जम गया था और उसकी आंखों की वो आखिरी चमक अब हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। उस खौफनाक हवा के चलने के 5 मिनट बाद वहां एक नई आइस स्कल्पचर बन चुकी थी। उस बर्फ की मूर्ति का नाम था लालच। और अपने अंडरग्राउंड बंकर के बेडरूम में लौटकर मैं एकदम रिलैक्स होकर अपने बिस्तर पर लेट गया। रिबॉर्न होने के बाद से ये मेरी सबसे सुकून भरी नींद थी। इस शांत आधी रात में अपोकलिप्स का ये खौफनाक विंटर तो बस अभी शुरू हुआ था, लेकिन मेरे लिए अब स्प्रिंग का मौसम आ चुका था। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।